So, hello guys. We'll analyze today's Hindu newspaper for the 14th of January. So, the first article we see here is Ayodhya Mosque to be better than Taj. This is a new design laid down. This will be the first of its kind in India. The Indo-Islamic Cultural Foundation, the trust which is seeing this construction, has laid down a design of this mosque. It will be the first mosque in India which will have 5 minars. It has been designed by a Pune based architect named Imran Sheikh. Okay, and the trust looking into this is the IICF, the Indo Islamic Cultural Foundation, the trust formed by the Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board to build the mosque in Ayodhya. So the design has been ready for this, and they are hoping to start the construction this year, as has been indicated in this news article. So second important news is from Taiwan. So Chinese President-elect Lai Ching-te vowed on Saturday to defend the self-ruled Islam from intimidation from China. So ताइवान की जो सबसे बड़ी दिक्कत है चाइना, द बुली, द बिग ब्रदर इन द एरिया. अभी आई शो यू इन द मैप चाइना कहाँ पे, ताइवान कहाँ पे है, चाइना से कितने दूर है. इट्स वेरी क्लोज, यू कैन सी. दिस इज द Taiwan, which is very close to the mainland China. China claims its sovereignty over this Taiwan, and this is a very big international tussle in which all the Western powers are engaged. US यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे ताइवान के सपोर्ट में रहता है, and because of its anti-China stance in international politics. Right, so this is one article. Next we'll move to the news. यहाँ पे एक न्यूज़ यहाँ पे आई है NIA के बारे में. शेयर्स इनपुट्स विद FBI ऑन सैन फ्रांसिस्को अटैक. सैन फ्रांसिस्को में कुछ इंडियन एम्बेसी ऑफिसेज में जो लास्ट ईयर अटैक्स हुए थे उसके रिलेटेड जो NIA एंड FBI साथ में काम कर रही थी उसके बारे में ये न्यूज़ है. न्यूज़ इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, बट वी विल ब्रश अप आवर GS ईयर. यहाँ पे NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम आया है, तो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे. NIA बनी थी 2008 में आफ्टर द 26/11 अटैक्स ऑन मुंबई. ये एक स्पेशल ब्रांच है जो कि काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया था. उसका मेन उस समय जब बनाया गया था तो वो काउंटर टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया था. ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, बट 2019 में इसके पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं बाय द NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019. इसके अंदर अब वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपका जो आर्मर्स हो गए उसका जो अगर डीलिंग है उस रिलेटेड केसेस, या फिर ड्रग्स के रिलेटेड केसेस में भी NIA इन्वेस्टिगेट कर सकती है. इवन इसको इतना पावर दिया गया है कि NIA हैज़ द पावर टू कंडक्ट इट्स इन्वेस्टिगेशंस बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर्स. मीन्स वो फॉरेन में जाके भी कर सकती है. सो इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि इट इज़ कोलाबोरेटिंग विद द FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर द सैन फ्रांसिस्को अटैक. सो हमारा ये थोड़ा NIA के बारे में मैंने ब्रीफ बता दिया. सेकेंड न्यूज इज आर्मी अडॉप्ट्स टोपा पीर एज मॉडल विलेज आफ्टर सिविलियन डेथ्स. तो लास्ट ईयर एक आर्मी की एक स्कीम आई थी, आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया है, सद्भावना स्कीम, जिसके तहत जो टेररिस्ट इन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे आर्मी जो है थोड़ा ताकि कुछ डेवलपमेंट हो पाए, कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज़ करती हैं ताकि लाइक एजुकेशन और हेल्पिंग आउट पीपल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. तो इसके तहत आर्मी ने एक तोपा पीर नाम की एक विलेज को, जो कि पीर प्रांजल वैली के अंदर है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट किया है अगेंस्ट दिस सद्भावना स्कीम विच वॉज इनोग्रेटेड लास्ट ईयर बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह. तो उसके बाद वाली न्यूज़ है कि आपका रिसीव्ड डिटेल्स फ्रॉम इंडिया ऑन सोशल सिक्योरिटी पैक्ट, मोर वर्क रिक्वायर्ड ऑन सब्जेक्ट USTR. तो USTR जो है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, यहाँ जो इंडिया के साथ US ट्रेड डील्स में जो नेगोशिएट करते हैं उनकी जो मेंबर है उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा लिखा गया है कि जो इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं
तो उनका जो सोशल सिक्योरिटी के बारे में कुछ मीटिंग्स हो रही है। ये मीटिंग्स जो है जिस फोरम में होती है उसको बोलते हैं ट्रेड पॉलिसी फोरम, TPF, जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है अंडर द एग्रीमेंट एंड एक्सपेट्रिएट इन ईदर कंट्री नीड नॉट कंट्रीब्यूट टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द होस्ट कंट्री। यानी कि जो यूएस में जो काम कर रहे थे लोग, उनको वहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता था फॉर सोशल सिक्योरिटी, जो कि अब जो बात चल रही है उसके हिसाब से उनको नहीं देना पड़ेगा, उनकी सेविंग्स कुछ ज़्यादा हो जाएंगी। और हमेशा की तरह कुछ ट्रेड के बारे में बात हुई। Asked about agriculture related issues on both sides, USTR said America was looking at greater market access for products like almonds, walnut, blueberries and cranberries. India has issues with regard to grapes, mangoes and pomegranates in the US market. तो एक दूसरे का मार्केट कितना एक दूसरे के लिए एक्सेसिबल है, इस रिगार्डिंग बात हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अरेंजमेंट्स इन प्लेस फॉर मलकरा विलाकू फेस्टिवल एट सबरीमाला। सबरीमाला में फेस्टिवल चालू होने वाला है, मकरा विलाकू। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, वहाँ का नेटिव प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है। तो सबरीमाला इज बेसिकली ऑलवेज इन न्यूज़, इट्स इन केरला, राइट। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज नियर कंप्लीट डैम ऑफ केन बेतवा प्रोजेक्ट येट टू गेट एनवायरमेंटल नोट। ये स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक डैम जो है केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पे चालू कर दिया था 2019 में, बट इट सीम्स दैट इट हैज़ नॉट गॉट ऑल द एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। सो यही चीज़ के बारे में इस आर्टिकल में लिखा है। सो नेक्स्ट वी आर गेटिंग सम न्यूज़ फ्रॉम ईरान। जयशंकर, who is our external affairs minister, to visit Iran as US-UK target areas under Houthi control. So after quite a long time, any Indian minister is visiting Iran. We'll see Iran in the map once, why it is strategically important to India. आप देख सकते हो ये हमारा इंडिया एंड यहाँ पे है ईरान, ठीक है। तो as because आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो अगर इफ़ वी वांट एक्सेस टू दी सेंट्रल एशिया, जो ये एरिया है कजाकिस्तान, तो टोटल जो सेंट्रल एशिया है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला एरिया में अगर इंडिया ट्रेड रूट चाहती है तो आप देख सकते हो जाने का तरीका एक तो ऊपर से हो सकता था, बट ये वाला एरिया इट इज़ हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय दी पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आ जाता है। सो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, कुछ अक्साई चीन का पार्ट जो चाइना कैप्चर करके रखी है, तो इंडिया इज़ कट ऑफ विद दिस। सो इंडिया नीड्स एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड दैट्स वाई ईरान कम्स इन टू प्ले। आप देख सकते हो इसके साथ में अगर इंडिया को ऊपर जाना है तो पाकिस्तान के साथ तो अभी हमारी रिलेशंस है नहीं कि दे विल अलाउ अस एक्सेस। सो ईरान हैज़ ऑलवेज बीन ऑन द इंडियन आइज एज एन एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। यहाँ पे छबाहार पोर्ट है, छबाहार पोर्ट को इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ स्टेक्स एट छबाहार, राइट। ये देखिए ये छबाहार पोर्ट है, यू कैन सी इट, बट रिसेंटली वहाँ पे टसल चल रहा है। इवन चाइना इज एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इन छबाहार। देयर हैज़ बीन न्यूज़ दैट दे आर going ahead with Chinese investments and they are complaining that Indian investments are not as per promise and all. So it's a very important strategic project for India, the Chabahar port. This will be linked with this Jahedan. You can see this Jahedan through road and this will Jahedan से ये अफगानिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान से जरांज नाम की एक जगह है, जरांज से देन फाइनली सेंट्रल एशिया में हमारा ट्रेड रूट बनेगा। सो दिस इज़ अ पॉसिबल पर्सपेक्टिव। तो दैट्स वाई ईरान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ऑल्सो ईरान के साथ इंडिया के हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, बट ड्यू टू रिसेंट US sanctions there has been pressure on India to re-look into its Iranian policy. एंड ऑल्सो ईरान की भी जो राजनीतियाँ हैं वो कभी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में के इन्फ्लुएंस के वजह से थोड़ा सा एंटी इंडिया स्टैंस भी देखने को मिला है, बट वी होप टू हैव गुड रिलेशंस इन द फ्यूचर बिकॉज ईरान इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट टू इंडिया, राइट। विल कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। सेंटर येट टू टेक अ कॉल ऑन बिगिनिंग HPV वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर गर्ल्स। तो एक जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन है, इन्होंने रिकमेंड कर दी है एक वैक्सीन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स बिटवीन एज 9 and 14, ठीक है।
इन्होंने तो रेकमेंड कर दी है, बट इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु हैज़ टू टेक द फाइनल कॉल. दिस वैक्सीन इज अगेंस्ट द HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV. Even WHO has recommended this vaccine. It is for you. यहाँ पे आप देख सकते हो, is this vaccine is used against this virus, and which is known to have contributed to cervical cancer, which is a kind of a tumor developed in the uterus, lower uterus part. And it is recommended by WHO and also the Indian National Technical Advisory Group for immunization. But however अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया है फॉर वास्ट वैक्सीनेशन रोल आउट. ठीक है. सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री कमिंग आउट फ्रॉम वाडनगर ऑफ गुजरात. इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंड इन वाडनगर. मल्टी इंस्टीट्यूशन स्टडी, कुछ IITs और हमारी ASI ने जो स्टडी की है वहाँ से एक न्यूज़ आ रही है कि वाडनगर में एक सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन मिला है, कि एविडेंसेस मिली हैं विच इज़ नलीफाइंग द डार्क एज मिथ. ठीक है. एक कहते हैं कि एक आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन और जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है उसके बीच में कुछ डार्क गैप है जहाँ पे कुछ एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे. तो इट वाज काइंड ऑफ अ डार्क प्लेस हिस्ट्री में, जिसके बारे में हिस्ट्रियंस को कुछ ज़्यादा पता नहीं था. तो उस एज से, जो डार्क एज से उस समय जो अभी इस यहाँ पे जो डेटिंग हुई है वो रफली उसी एज में गिर रही है, डार्क एज में, जहाँ पे अभी ह्यूमन सिविलाइजेशंस फाइंड आउट हुए हैं. एंड इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं. तो वाडनगर इन प्रेजेंट डे गुजरात, even after the collapse of the Harappan civilization, thus marking likely the dark age was a myth. Okay. Evidence of human settlement that is as old as 800 BC, contemporary to late Vedic, pre-Buddhist Mahajanapadas or oligarchic republics. ठीक है. वाडनगर was a multicultural and multi-religious settlement, बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन एंड इस्लामिक. ठीक है. यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए हैं. मौर्यन, इंडो ग्रीक, इंडो सिचियन और शाका satraps, descendants of provincial governors of ancient Achaemenid empires, Hindu Solanki Sultanate, Mughal and Gaikwad British colonial rule, and the city endures even today. मतलब यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स ने यहाँ पे शासन किया है. It was under many reigns. We also found coin molds of Greek king Apollodotus during the Indo-Greek rule of Vatnagar. मतलब इंडो-ग्रीक जो रूल था, जो जहाँ जब ग्रीक्स इंडिया में फर्स्ट टाइम आए थे, उस टाइम का भी यहाँ पे हमको एविडेंसेस मिले हैं थ्रू कॉइन्स एंड ऑल. द पीरियड बिटवीन द कोलैप्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द इमर्जेंस ऑफ द आयरन एज एंड सिटीज सच एज गंधार, कोशाल एंड अवंती इज ऑफन डिपिक्टेड एज अ डार्क एज बाय आर्कियोलॉजिस्ट, जो मैंने आपको समझाया. राइट. तो दिस इज तो ये न्यूज़ आर्टिकल यहाँ कंप्लीट हो गई है. फिर सेंटर प्लानिंग टू प्रमोट लेस नोन टूरिस्ट अट्रैक्शंस. ठीक है. कुछ कुरुक्षेत्र और विजयवाड़ा जैसी सिटीज़ को और थोड़ा सेंटर के द्वारा प्रमोट किया जाएगा. तो कमिंग टू दी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये पार्ट मेरा पर्सनल फेवरेट रहता है पूरे हफ्ते में, बट आज के आर्टिकल्स में से कुछ खास था नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ. वाई इज एविएशन सेफ्टी अंडर स्क्रूटिनी. अभी एविएशन सेफ्टी की बात आ रही है क्योंकि रिसेंटली एक ही महीने के अंदर 2 मेजर इंसिडेंसेस हुए हैं. एक जापान में 2 जनवरी में जापान एयरलाइंस एयरबस कोलाइडेड विद अ जापान कोस्ट गार्ड. तो इसमें जो है 6 कैजुअलिटीज अराउंड हुई है. एंड अगेन US में एक जो बोइंग 737 मैक्स 9 जब वो टेक ऑफ कर रही थी तो उसका एक विंडो पैनल जो है उसका निकल गया, डोर प्लग ब्ल्यू आउट, तो उसमें डीप्रेशराइज हो गया. कितने सारे पैसेंजर्स के मोबाइल वगैरह वो सकआउट हो गया. ठीक है. बट इसमें कोई इंजरीज नहीं हुई है. तो अभी पूरा का पूरा जो है बोइंग वगैरह का हर जगह उसको अभी चेक हो रहा है. इवन इंडिया में भी इंडियन सिविल एविएशन ने जो भी नोटिस जारी किए थे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ डाले थे कि सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको फिर से मेंटेनेंस और चेक करना है करके. तो अभी जो न्यूअर टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे इन्होंने दिया है कि किस टाइप के नए मटेरियल्स यूज हो रहे हैं. तो यहाँ पे इन्होंने एक बताया कि कार्बन फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक यूज हो रहा है, जो पहले जनरली एल्युमिनियम होता था. एंड नाउ पीपल आर शिफ्टिंग टू कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक.
एंड सम कंपोजिट मटेरियल्स। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि बोइंग 787 में देयर हैव बीन कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स इन एक्सट्रीम सिचुएशन, बट दिस हैव लेफ्ट स्ट्रक्चरल एंड मटेरियल एक्सपर्ट डिवाइडेड। तो कुछ ऐसे अभी आगे प्रोस्पेक्ट्स हैं मटेरियल के कि जो कंप्यूटर सिमुलेशन में इन्होंने देखा है, बट उसमें ओपिनियंस अभी डिवाइडेड हैं, ठीक है। बट इन फायर टेस्ट बाय द FAA, जो कि यूएस की सिविल एविएशन अथॉरिटी है, इन नवंबर 2007, प्लास्टिक कंपोजिट्स वर शोन टू विथस्टैंड फायर मच बेटर देन मेटल, ठीक है। तो उन एक प्रॉमिसिंग फीचर है इसमें कंपोजिट्स में कि ये फायर रेजिस्टेंट ज़्यादा है, बट उसकी कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में कुछ एक्सपर्ट्स को अभी भी डाउट है। दैट्स व्हाई इट हैज़ नॉट बीन रोल्ड आउट ऑन अ मास स्केल। अभी भी रिसर्च चल रहा है। दिस इज व्हाट इज कवर्ड इन दिस आर्टिकल। नाउ सेकेंड आर्टिकल इज व्हाई हैज साउथ अफ्रीका ड्रैग्ड इजराइल टू द ICJ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग, नेदरलैंड्स। तो अगर साउथ अफ्रीका ने इजराइल को एक तरह से सू किया है किस लॉ के तहत, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड 1948, इसके तहत, जिसकी साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों ही इसकी सिग्नेटरीज है। यू कैन सी हियर बोथ द पार्टीज आर सिग्नेटरी टू द जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948। ये जो भी गाजा स्ट्रिप पे जो अटैक्स चल रही हैं इसके रिगार्डिंग इन्होंने इसको सू किया है। तो व्हाट इज द जेनोसाइड कन्वेंशन? द जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 was the first human rights treaty to be adopted by the UN General Assembly. It primarily arose from a commitment to never again allow mass killing of people such as the Holocaust. तो ये जो Holocaust हुई थी, one of the most unfortunate events in human history, उसके बाद ये जेनोसाइड कन्वेंशन लाया गया था ताकि उस टाइप की चीज़ें और आगे ना हो, है ना। तो साउथ अफ्रीका का आर्ग्यूमेंट क्या है कि दे आर्ग्यूड दैट द करंट ऑपरेशन शुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नकबा ऑफ 1948, 75 years of apartheid, 56 years of occupation and 16 years of siege. Nakba, which means catastrophe in Arabic, refers to the mass displacement of Palestinians during the Arab-Israel war. ठीक है, तो इस बेसिस पे जो है साउथ अफ्रीका आर्ग्यू कर रही है ICJ में। तो एंड इजराइल इज अगेन डिफेंडिंग इटसेल्फ दैट इट हैज़ द राइट टू सेल्फ डिफेंस। ओके, तो ये तो एक नॉर्मल सी न्यूज़ हुई, बट इसमें हमको देखना है कि ICJ जो है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है, ठीक है, तो इसका क्या जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। जितने UN के मेंबर्स हैं सबको ही अपना सेटलमेंट के लिए ICJ जा सकते हैं। दे कैन सीक ICJ's व्यूज़, बट क्या ये ICJ अपना, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ डायरेक्शन देती है, इट विल बी एनफोर्स्ड थ्रू एजेंसीज, ठीक है, अलग अलग एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जो भी डायरेक्शन है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बट ICJ के केस में ये चीज़ करती है UN सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो क्योंकि ICJ की खुद के पास कुछ मैकेनिज्म नहीं है, तो इट रिलाइज ऑन UN सिक्योरिटी काउंसिल। और UN सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है कि P5 मेंबर्स आर सिटिंग देयर। तो अगर उनके कोई भी उनके कोलाबोरेटर हैं या कोई भी उनके फ्रेंडली स्टेट्स है, तो उनको वो वीटो करके हमेशा बचा सकती हैं। तो दैट इज़ वाई ICJ का मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो वर्डिक्ट होता है वो कहीं ना कहीं ये वीटो के कारण जो है उसका कुछ फ्रूटिफाई नहीं हो पाता। तो यहाँ पे वही लिखा है, हाउएवर द ICJ हैज़ नो मीन्स टू एनफोर्स इट्स ओन ऑर्डर्स, इट इज़ पॉसिबल फॉर द UN सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक मेजर्स, बट इट इज सब्जेक्ट टू द वीटो पावर ऑफ परमानेंट मेंबर्स। इन द इवेंट ऑफ एन एडवर्स रूलिंग, इजराइल में बी बैंकिंग ऑन द US टू वीटो एनी अटेम्प्ट टू एनफोर्स एनी सच ऑर्डर। मतलब इसराइल के खिलाफ अगर ICJ ने कुछ फैसला दे भी दिया तो इट विल बैंक ऑन US, जो कि उनको बोलेगी कि भैया तुम वीटो कराओ और हमको निकालो यहाँ से, बिकॉज इजराइल इज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रेटेजिक पेनिट्रेशन ऑफ द वेस्ट इन द एशिया, ठीक है, कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है वेस्ट के लिए, ताकि दे कैन हैव देयर प्रेजेंस एंड कंट्रोल इन एशिया, राइट। व्हाट आर दी कंप्लेंट्स अबाउट DG यात्रा? अच्छा, DG यात्रा ऐप के बारे में कुछ ग्लिचेस है, उसको इसमें कवर किया है। हम थोड़ा सा DG यात्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। DG यात्रा इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स फॉर पेपरलेस एंड सीमलेस मूवमेंट through various checkpoints at airports such as the entry gate, security check area and boarding gate. The DG Yatra policy was unveiled by the Ministry of Civil Aviation in 2018 as an entirely voluntary program. After some delay, it was rolled out from December 2022 at 3 airports at Delhi. Today, it is present at 13 airports and will be expanded to 24 more airports in 2024. I think this is enough. ठीक है, नीचे कुछ है क्या?
तो इसमें फिर इन्होंने दिया है कि एक और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि दे आर यूजिंग द बायोमेट्रिक्स, तो उसका कैसे यूज़ होगा, विल इट बी अंडर द डिजिटल द जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो है इंडिया की, जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, ऑफिशियल्स ने क्लैरिफाई किया है, बट अभी तक उसमें पार्लियामेंट ने रूल्स अभी तक फ्रेम करना बाकी है, सो उसके बारे में ये बात चल रही है। हाउएवर इट विल कम अंडर द एक्ट। फिर एक आर्टिकल आज उसी के बारे में है जो मैंने आपको जो आईसीजे के बारे में बताया। सीटेड एट द Peace Palace in Hague, the Netherlands, the ICJ was established in June 1945 by the Charter of the UN following decades of international conflicts. The court has a total strength of 15 judges who are appointed for 9 years terms through separate simultaneous elections at the UN General Assembly and the UN Security Council. The UN Charter authorizes the UNSC to enforce the court's decision. However, its compliance is often at the mercy of the power politics of the permanent members of the Security Council. जो चीज़ मैंने समझाया वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो साइंस का पेज आज देख लेते हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट कॉज द डेमाइज ऑफ लार्जेस्ट प्राइमेट। चाइना में अभी एक रिसर्च आ रही है कि चाइना में एक वन ऑफ द ग्रेट एप्स वाज एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज ऑफ, एंड दैट टू वेरी thousands of years ago due to environmental changes. Okay, the extinction of the largest known primate, a giant ape from China, resulted from its struggle to adapt to environmental change as per a paper published in Nature. ये काफ़ी renowned पेपर है। With an estimated height of 3 meters and a weight of 200 to 300 kg, it is thought to be the largest primate to ever exist on Earth. आप सोच सकते हैं कि 3 मीटर हाइट क्या ही होगा। जो हम 6 फीट जो बोलते हैं, 6 फीट का आदमी, ही इज़ हार्डली 1.84 मीटर्स और 1.83 मीटर्स, एंड इट्स वेट वाज 200 to 300 kg। इतना बड़ा एक इतना शक्तिशाली मैं मान सकता हूँ एक जीव जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस को कोप अप नहीं कर पाया, एंड इट गॉट एक्सटिंक्टेड। बिफोर एंड ड्यूरिंग द एक्सटिंक्शन विंडो, चेंजेस इन फॉरेस्ट प्लांट कम्युनिटीज लेड टू अ ट्रांजिशन इन द एनवायरमेंट विथ ओपन फॉरेस्ट डोमिनेटिंग द लैंडस्केप। ठीक है, एंड दिस थोड़ा सा ये देख लेते हैं, मसल एनर्जी डिप्लेशन लिंक टू लॉन्ग कोविड स्टडी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्टडी में इन्होंने देखा है कि कोविड के बाद जो लोगों को थोड़ी मसल फैटीग वगैरह के बारे में जो लोगों ने सिम्टम्स बताया था, उसी को थोड़ा सा अभी इन्होंने एक लंबे समय तक स्टडी करके इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा है कि हाइपोक्सिया ड्यू टू क्लोट्स ब्लॉकिंग टाइनी ब्लड वेसल्स वाज प्रीवियसली थॉट एज कॉजिंग लॉन्ग कोविड। ठीक है, The cause of tiredness was identified as muscle cells not receiving sufficient energy from mitochondria. पूरा ऑक्सीजन भी पंप नहीं हो पा रहा था बोल के, जो ये कमजोरी रिलेटेड जितनी स्टडीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा अभी बेटर रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। एक लास्ट आर्टिकल है, इसमें कुछ खास था नहीं, बट जस्ट हम देख लेंगे कि पूल्ड प्रोक्योरमेंट के वजह से कभी कभी जो है ड्रग्स की जो है जो हमारी मेडिसिन है उसकी गवर्नमेंट को अगर कहीं से प्रोक्योर करना होता है, इफ़ दे गो फॉर पूल्ड प्रोक्योरमेंट, मतलब वो साथ में अगर खरीद लें अपने बहुत सारे प्लेसेस के लिए, तो उसके लिए उनको बहुत वो सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये मॉडल जो है इन 1995 तमिलनाडु pioneered the centralized procurement and distribution of drugs and medicines to government hospitals across the state. This helped in buying drugs at a far cheaper rate due to the sheer volume of drugs procured. ठीक है, अभी पेंडेमिक के टाइम में भी इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही थी वैक्सीन्स भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट से, तो उसकी जो है प्राइस काफ़ी कम पड़ रही थी कंपेयर्ड व्हेन द स्टेट्स वेर बाइंग। तो इसीलिए फिर स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया कि भैया आप बाय करो, बाय करके हमें दो, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखा है। वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ आज इम्पॉर्टेंट अपडेट तो नहीं दिखा मुझे, बट एक लिखा था कि सूडान गवर्नमेंट रिजेक्ट्स ईस्ट अफ्रीकन मीडिएशन मूव। सूडान अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। यहाँ पे मिलिट्री कूप्स वगैरह हुई थी, फिर इंटरनल इनके बीच में जो अलग ग्रुप्स हैं, पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं एंड आर्मी के बीच में भी टसल चलते रहता है। तो एक बार हम सूडान का मैप देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है हमारी अफ्रीका में सूडान। ठीक है, वी कैन सी इट इज़ बॉर्डरिंग द रेड सी। ठीक है, यहाँ से नाइल रिवर भी पास हो रही है, द वाइट नाइल इज ऑल्सो पासिंग। द कैपिटल ऑफ सूडान इज खार्तूम, पोर्ट सूडान। ठीक है, रेड सी, एंड वी कैन सी इसके साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर में है। एरिट्रिया है। ठीक है, एरिट्रिया हो गई, इथोपिया हो गई, साउथ सूडान हो गई,
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गई, चैड हो गई, लिबिया हो गई, इजिप्ट हो गई। तो इतनी कंट्रीज से ये घिरा हुआ है। तो ठीक है, इवन रेड सी के साथ भी इसकी बॉर्डर है, राइट। तो हमने थोड़ा सा इसका मैप भी देख लिया। सूडान, नीचे साउथ सूडान, इथियोपिया, एरिट्रिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, लिबिया, इजिप्ट, ओके, एंड ऑल्सो द रेड सी, एंड नाइल रिवर इज पासिंग थ्रू इट, द वाइट नाइल, खार्तूम इज द कैपिटल, एंड पोर्ट सुदान, राइट। बिजनेस पेज में थोड़ा देख लेंगे। साउथ इंडिया लीड्स इन पेंशन एनरोलमेंट। तो PFRDA के जो चीफ है मिस्टर दीपक मोहंती, उन्होंने बताया कि इंडियंस का जो पेंशन कवरेज है बहुत कम है कंपेयर टू वेस्ट, और साउथ इंडिया इज लीडिंग। ठीक है, इतना ही न्यूज़ था। रेड सी ट्रेड क्राइसिस, ये कल हमने कवर किया था कि वहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी के वजह से अभी जो अभी ट्रेड रूट है रेड सी में बंद था, जिसके वजह से US को इंटरफियर करके वहाँ पे अटैक्स करने पड़े वहाँ के यमन बेस्ड हाउथी मिलिटेंट्स पे। तो इसके वजह से जो है अभी ट्रेड जो है अभी केप ऑफ गुड होप से हो रहा था, रिजल्टिंग इन डिलेज ऑफ ऑलमोस्ट 14 days एंड ऑल्सो हायर फ्राइट कॉस्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट। क्या हो रहा है कि ये जो रेड सी वाला जो एरिया है, मान लो कि एशिया से हमको कुछ लेके जाना है यूरोप, तो व्हाट वी यूज टू डू, हम यहाँ से लेंगे, मे बी मुंबई से अगर कोई पोर्ट आती है, पोर्ट से यहाँ से निकल के वी विल फॉलो दिस रेड सी रूट। रेड सी रूट होके हम यहाँ पे सुएज कनाल होके मेडिटेरियन सी पहुँच जाते थे। मेडिटेरियन सी से वी हैव एक्सेस टू यूरोप। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस इन द रेड सी, हमको अभी घूम के जो है यहाँ से अफ्रीका के नीचे होते हुए, दिस इज़ द केप टाउन, यहाँ से हमको घूमते हुए यहाँ से जाना पड़ता था, एंड देन वी हैव टू रीच थ्रू दिस, okay, through the Strait of Gibraltar we have to go into the Europe, which was a very much higher distance, higher cost, ठीक है, जिसके वजह से US had to interfere। ठीक है, Luxembourg overtakes Mauritius as India's third largest FPI region, France enters the top 10। तो ये तो चेंज होते रहती है, वॉलेटाइल न्यूज़ है कि अभी मॉरिशियस जो थर्ड पोजीशन में थी उसको लग्जमबर्ग ने ले लिया है एज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। नंबर 3 में अभी लग्जमबर्ग है। सो दिस इज़ द न्यूज़। थोड़ा FPI के बारे में बता सकता हूँ कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है कि अगर कोई बाहरी कंपनी इंडियन कोई कंपनी में इंडिया में इन्वेस्ट करती है विथ स्टेक्स लेस देन 10%, तो उसको FPI बोलते हैं। इफ़ इट इज़ मोर देन 10% उसको FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज सीन एज अ more of a taking stakes in the company, and FPI is mainly seen as a making profit। ठीक है, so this is all for today guys, thank you, have a nice day।